नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। जैसा कि आप जानते ही हैं, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक ही है और इस पर राजनीति भी खूब गर्म आ रही है। तो इसी पर पब्लिक एशिया की नेशनल एडिटर स्वाति वर्मा ने भारत सरकार में केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल के साथ खास बातचीत करी है। आइए दिखाते हैं पब्लिक एशिया टीम की एसपी सिंह बघेल जी के साथ खास बातचीत। आज मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य कल्याण स्वास्थ्य मंत्री एसपी बघेल जी, जो आगरा कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद भी हैं। सर, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज़ में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, वैसे तो आप सभी के बीच एक बहुत चर्चित चेहरा हैं, बट फिर भी मैं ये चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को बताएं अपनी राजनीतिक जर्नी के बारे में, क्योंकि आप कई सारे दलों के साथ में जुड़े रहे हैं। बहुत छोटी सी जर्नी है। 1998 की 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने थे, मैं पहली बार सांसद हुआ। इसको पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं 12th लोकसभा, 13th लोकसभा, 14th लोकसभा। तो 4 बार लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 बार यूपी में टूंडला से एमएलए, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, मोदी जी की सरकार में राज्य मंत्री, लॉ एंड जस्टिस रहा, लॉ एंड जस्टिस, अब आजकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का MOS हूँ। तो जलेसर से 3 बार MP रहा, राज्यसभा, टूंडला से MLA, अब आगरा से MP हूँ और ये केंद्र में मोदी जी ने ये दायित्व दिया। ये छोटा सा एक मेरा परिचय। बजट 2024 में स्वास्थ्य मंत्रालय को लगभग 90,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया गया है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये चुनावी स्वास्थ्य बजट है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? मेरी इस पर यह टिप्पणी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। हम सोने वाले को झकझोर कर जगा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। ये तो इंटरिम बजट की पोजीशन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये पैसा रिलीज होता है तो ये लैप्स नहीं करने देंगे ना, उसको खर्च करना पड़ेगा। तो ये चुनावी बजट क्यों है? जब मोदी जी 10 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे और 5 साल बाद इलेक्शन होना था, तो जनधन खाते खुलाए, जीवन बीमा सुरक्षा योजना में उनका बीमा कराया, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में उनका बीमा कराया, 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 4 करोड़ लोगों को मकान, 2 करोड़ का वादा किया। आंगनवाड़ी और हमारी आशा बहनों को, जिनकी संख्या 30 लाख हो जाती है, 4 लोग घर में होते हैं, तो 120 करोड़ लोगों को हम लोग ये दे रहे हैं। 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये 4 करोड़ शौचालय बनाए, 8-9 करोड़ मकान बनाए। स्वनिधि योजना में करोड़ों लोगों को किस्त दी, मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को पैसा दिया गया है, विश्वकर्मा योजना में लाखों लोग जो है लोन ले रहे हैं। तो ये सब चुनावी चीज़ें नहीं हैं। 2014 में विपक्ष का मतलब कांग्रेस है। 2014 में स्वयं तो 33,000 करोड़ का बजट ले रहे थे और आज 90,000 करोड़ है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा विपक्ष से कि 2014 में क्या इस देश की जनसंख्या से हम 3 गुना हो गए, जो मोदी जी ने 3 गुना बजट दे दिया। 2014 तक विरासत में हमको 7 एम्स मिले, मोदी जी ने 10 साल में 15 करके 22 करा दिए हैं। रायबरेली जो आपको जिताती रही, प्रधानमंत्री बनाती रही और सब चुनाव जिताए हैं, उसका मोदी जी 25 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये एम्स बन जानी चाहिए थी ना, आज से 30-40 साल पहले जब दिल्ली में बनाई थी, तो रायबरेली में बना देना चाहिए थे। तो और हमको 350 मेडिकल कॉलेज विरासत में मिले, वो 700 से ऊपर पहुँच गए। UG की सीटों को दुगनी कर दिया, PG की सीटों को दुगना कर दिया है और क्रिटिकल केयर के लिए, सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए 50 मेडिकल कॉलेज को 300-500 करोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत इस देश में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और जिस आरक्षण की बात करते हैं लोग, तो UG और PG में, नीट में 27% आरक्षण बैकवर्ड को देने का काम किया, तो 10% EWS को भी दिया है। तो ये सब चुनावी चीज़ें नहीं हैं, ये सब हृदय से निकली हुई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले राहुल गांधी कभी ये योजना बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की एक रात कहानी है। उसको डल्लप पिलो पे सोने वाले, AC में रहने वाले और चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले, उसको याद करके उस कहानी को 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द मर्म वही समझ सकता है जिसने पूछ की एक ठंडी रात एक पिछौरा चादर में काटी हो। मोदी जी 10 बाई 12 के कमरे के मकान में भाई बहनों के साथ रहें,
खुद ने चाय बेची है, माँ ने चौका बर्तन किया है, इसलिए ये गरीब कल्याणकारी योजना है। दूसरा, विपक्ष को ये बताना चाहूँगा कि ये संवैधानिक नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, दीज आर ऑब्लिगेटरी। क्योंकि एक अभी चुनाव में हमसे कहेगा हाथी मार का, जो हाथी पे चढ़े हुए हैं, या साइकिल मार का, वो जरूर कहेंगे। क्या मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं? उन नासमझों को मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटी गवर्नमेंट की है शौचालय बनाना, और उसको इस्तेमाल करना जनता का अधिकार है। मकान बनाना राइट है, ड्यूटी है, और रहना अधिकार है। या 5 किलो गेहूं चावल 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक और देंगे, 4 साल से दे रहे हैं। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी चाहिए कि पिछले 10 साल में एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है। और हम लोग कालाहांडी में सुनते थे कि भूख से मर गए, पोस्टमार्टम कराते थे, विपक्ष करवाता था, सरकार बचती थी, तो बड़ी आंतों में अनाज नहीं मिलता था एक दाने का, इसका मतलब वो भूख से मरे थे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये चुनावी नहीं है, ये हृदय से निकली हुई योजनाएं हैं। सर, आज भी हॉस्पिटल्स में मेडिकल प्रोसेस जो प्रोसीजर्स होते हैं इसमें बहुत वक्त लगता है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा खोला है, जिससे अब ये लंबी लंबी लाइन नहीं लगनेगी और फाइलों को लेके नहीं जाना है। उनका डिजिटल वो हो जाया करेगा। और प्राइवेट अस्पताल ना डरें, हम आपकी प्राइवेसी में नहीं जा रहे हैं। तो अभी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो कि बन रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 15 एम्स बन गए हैं, मेडिकल कॉलेजों को हम लोग सहायता दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार एक एम्स गुवाहाटी बनी है, और कलकत्ता में हम ये नहीं देख रहे हैं सरकार किसकी है, कल्याणी एम्स बनी हुई है। तो राजस्थान में सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी ने उसको एम्स को दिया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार एम्स बनी है। उत्तराखंड की छोटी सी आबादी में ऋषिकेश एम्स है, और उसकी सैटेलाइट हल्द्वानी में होगी। तो कुल कहने का मतलब है दिल्ली के एम्स के भार को हम लोग हल्का करने का काम कर रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड योजना इस शताब्दी की सबसे अच्छी योजना है। 33 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है, और 7 करोड़ लोग एडमिट होकर के इलाज करा चुके हैं। 90,000 करोड़ रुपये हम लोग पैसा दे चुके हैं, और 29,000 अस्पतालों को इम्पैनल कर चुके हैं, जिसमें सारे अपोलोज, सारे मेदांता, सारे फोर्टिस, सारे मैक्सिस और अपना गंगाराम एस्कॉट्स, ये सब इम्पैनल्ड हैं। अब गरीब लोगों का इलाज भी कॉरपोरेट अस्पतालों में हुआ करेगा। लोगों के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए गवर्नमेंट की क्या योजना है? हेल्दी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप देख रहे हो कि पहली बार प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय खोला है, उसका अलग से सेक्रेटरी दिया है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए डेंटल कॉलेज, नर्सिंग के लिए हम लोग कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज की परमिशन तभी मिलेगी जब नर्सिंग कॉलेज वहाँ पर होगा, तो जॉब भी दे रहे हैं। इसके अलावा योगा, प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने योगा दिवस 21 जून को घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय और लोगों में ये अवेयरनेस लाए हैं। और पहली बार खेलो इंडिया प्रधानमंत्री ने कहा है, वरना खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो जो स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है, इसका भी हेल्थ सेक्टर है। मातृ शिशु वंदना योजना हमारी है, जिसमें माँ के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखते हैं। इंद्रधनुष योजना में वैक्सीनेशन में बच्चों को संपूर्ण टीके लगाते हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत कहा है। हम सभी ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को निक्षय मित्र दे रहे हैं। तो मातृ शिशु वंदना में गर्भवती महिला का आंगनवाड़ी वो हमारी आशा बहनें ख्याल रख रही हैं। तो आशा बहनों का मोदी जी ने ख्याल रखा है कि समस्त 10 लाख आशा बहनें मैं परिवार के और 20 लाख आंगनवाड़ी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति, अगर घर में 4 लोग भी होंगे तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। इसको स्वास्थ्य अंत्योदय मैं कहता हूँ कि अंतिम पायदान पर खड़ी हुई कम मानदेय पाने वाली आशा बहन और नर्सिस, वो हमारी वो आशा बहनें और आंगनवाड़ी को 20 लाख मिनिमम उनको ये सुरक्षा कवच हेल्थ का मिल रहा है। सर, जो इनोवेटिव तकनीकों के लेकर के क्या आपका गवर्नमेंट के विचार है, कैसे वो उस पर काम कर रहे हैं? देखिए 1,56,000 के आसपास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, हज़ारों CSC हैं, PSC हैं, PGIs हैं, 22 एम्स हैं, सेंट्रल की तमाम संस्थाएं हैं। इसके अलावा आयुष्मान भव यात्रा में हम लोगों ने कई करोड़ लोगों ने वो स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें आपने देखा होगा कि ट्यूबरकुलोसिस की पहचान की गई है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 तक प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। और इस बजट में एक बहुत अच्छी बात कही है कि महिलाएं अगर मृत्यु होती है तो ज़्यादातर
उनको ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या ये सर्वाइकल कैंसर होता है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 9 साल से 14 साल की बच्चियों को जो ये सर्वाइकल कैंसर वाली वैक्सीन को प्रमोट करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। तो जब ये लग जाएगी तो कम से कम सर्वाइकल कैंसर से हमारी कोई भी महिला भविष्य में नहीं मरेंगी। तो ये बड़े काम हो रहे हैं। फिर हमने टीबी इसमें प्रधानमंत्री जो विकसित भारत यात्रा में हेल्थ के कैंप लगे, उसमें हमने स्क्रीनिंग की है। 1 करोड़ से ऊपर ब्लड प्रेशर, 1 करोड़ से ऊपर डायबिटीज़, 1 करोड़ से ऊपर हाइपरटेंशन, टीबी के मरीज पर डिटेक्ट किए हैं और उनका इलाज करने का काम किया है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा बीमारी हमारे रूप में, तो ये होमोडायलिसिस सेंटर 1446 हमारे पास है। पेशेंट्स अवेलेबल डायलिसिस सर्विसेज 22,18,000 लोग को हम लोग ये सुविधा दे रहे हैं। और हीमोडालमिया मशीन जो हैं 9,862 हैं और डायलिसिस सेटिंग जो हेल्ड हुई हैं वो 254.44 लाख लोगों ने सेटिंग ली है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। योगा पे ध्यान दे रहे हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। बच्चों को कुपोषण ना हो, इसके लिए उनकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनको न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है। तो जैसे आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया, एक आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा है, 10 में से हर 4 इंसान को बीमारी मिलती है, थायराइड। ये थायराइड के लेकर क्या करें, क्योंकि ऐसी बीमारी जैसे डायबिटीज़ कभी नहीं जानी, थायराइड का भी वही है। इसके को लेकर हम क्या सोच रहे हैं, क्या इस पर हम इसके लिए हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, CHC, उस पर थायराइड की जांच होती है। और थायराइड की जांच में देख रहा हूँ महिलाओं को बहुत हो रहा है। एक होता है जिसमें मोटी हो जाती है, एक होती है जिसमें वजन कम हो जाती है, और बहुत सस्ती दवाई है उसकी। तो आयुष्मान कार्ड वालों को तो ये सब सुविधा ही है। और उसकी हम लोग कम से कम स्क्रीनिंग तो कर रहे हैं। स्क्रीनिंग हो जाएगी, पता चल जाएगी तो थायराइड का, तो हर बीमारी का हम लोग जो है स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे थायराइड पकड़ी जाए, हाइपरटेंशन पकड़ा जाए, डायबिटीज़ पता चल जाए, ट्यूबरकुलोसिस पता चल जाए। और कैंसर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये मोस्टली 3rd स्टेज में पता चल रहा है जी। तो उसके लिए हम अवेयरनेस लगा रहे हैं। जैसे महिलाओं के स्तन में कहीं कोई गांठ है तो अपने पति को से तो बात करना चाहिए। और आजकल लेडी डॉक्टर हैं, पर्दे में होता है, उनकी जांच हो जाए तो 1st स्टेज पे पता चल जाएगी, तो तमाम प्रकार के कैंसर का इलाज है। लेकिन 3rd और 4th स्टेज में आने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कैंसर संस्थान कई हैं हमारे, और जहाँ पर कीमो वगैरह भी फ्री होती है। और अभी झज्जर एम्स में प्योर कैंसर के लिए काम हो रहा है। और जैसे आगरा कैंसर मेडिकल कॉलेज है, सुपर के स्पेशलिटी और क्रिटिकल केयर के लिए बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ खास नहीं, आयुष्मान कार्ड के लिए सीनियर सिटीजन के तो ये है कि हर आदमी को सीनियर सिटीजन का, महिलाओं का और बच्चों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसका सीनियर सिटीजन से संबंध नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन माने 60+ तो इनकम टैक्स पे ही होगा, तो वो आयुष्मान कार्ड नहीं पाएगा। लेकिन आपके इस माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहूँगा कि यदि 2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना में आपका नाम है और अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं है, अथवा उज्ज्वला योजना में आपका नाम है और आयुष्मान कार्ड नहीं है, अथवा अंत्योदय कार्ड आप धारक हैं लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं है, अथवा ई-लेबर कार्ड है और आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है। उत्तर प्रदेश के केवल संदर्भ में यदि आपके सफ़ेद गांव की जनता बोलती है राशन कार्ड में 5 और 5 से अधिक नाम है, तो जिला स्वास्थ्य उसको CMO के यहाँ जाएं और 1 मिनट में आपका आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा। सर, आज की डेट में अगर देखें तो ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में एक ना मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो इंसान स्ट्रेस में हो, एंजाइटी, बहुत अलग अलग तरह की मेंटल इलनेस है। इसको लेके सरकार क्या योजना बना रही है, क्या कर रही है? एक तो जितने हमारे मानसिक रोग संस्थान हैं 40-45 जगह देश भर में, हम उनको पैसा दे रहे हैं। और टेलीमानस एक योजना है जिसमें एक नंबर है, उस पर करेंगे तो वो आपकी पूरी काउंसलिंग करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि भारत में जितने मानसिक रोगी हैं उस हिसाब से मनोचिकित्सक भी कम है और मनोवैज्ञानिकों की संख्या भी कम है। अभी MPhil साइकोलॉजी में होती थी तो उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद हटाया है। तो हम लोगों ने UGC से उनसे बात की है कि MPhil साइकोलॉजी में ज़रूर करें, जिससे मनोवैज्ञानिकों की संख्या इस देश में बढ़े।
तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक तो इस डिप्रेशन वाले मरीज को ये नहीं पता रहता कि वो डिप्रेशन में है। बिल्कुल। तो घर के लोग जब देख रहे हैं कि उसको अंधेरा पसंद है, शोर पसंद नहीं है, कई बार बच्चा गोद में रहता है बड़ा अच्छा लगता है, कई बार एक थप्पड़ उसको मार दिया जाता है, तो ये सब आपका डिप्रेशन है या आपका बीपी हाई है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो 1,56,000 आसपास हैं, तो हर 8-10 किलोमीटर पे है, तो वहाँ ज़रूर जाएं। और ई संजीवनी के तहत हम लोगों ने लोग बात कर सकते हैं। तो जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसको पोक और वो क्या कहेंगे जैसे हब एंड पोक्स उस सिस्टम पर रखा है, तो डॉक्टर से पूछ सकता है कंसल्टेंट कि भाई हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक आया है, उसके ये लक्षण हैं, तो इसको ई संजीवनी कहते हैं, उसके द्वारा हम इलाज। और जो आपने ये कहा है मानसिक रोगियों का, इसमें मुझे लगता है 56 लाख लोग अभी तक हम लोगों से सलाह ले चुके हैं। और मैं तो व्यवहारिक राजनीतिज्ञ हूँ, तो एक दिन हमारा आगरा का जो मानसिक रोग संस्थान है, मैं उसमें घुस गया, तो एक फ़ोन को मैंने अटेंड किया, तो बहुत इरिटेट करते हैं वो। अब उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो मानसिक रोगी हैं। मेरे से उसने कहा डॉक्टर साहब, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मिनिस्टर हूँ, मैंने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ। तो उसने कहा बैठ के दवाई खाऊँ या खड़े होकर खाऊँ, पानी से खाऊँ या दूध से खाऊँ, ठीक है कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा। मेरे घर वाले फालतू में मेरे से कहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे लगा मैं उन सब चिकित्सकों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मानसिक रोगियों से या डिप्रेशन के लोगों से बात करते हैं और इरिटेट नहीं होते हैं। ये टेलीमानस में हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं घर के लोगों से कहना चाहूँगा कि एबनॉर्मल जब कोई एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं तो कृपया उसको नोटिस में लें। और आप कल देख रहे हैं आत्महत्याएँ बहुत बढ़ रही हैं, तो बात करना चाहिए, अपने बच्चों को अपना मित्र मानना चाहिए और हर प्रकार से उनसे बातें करनी चाहिए। और बातें करने से बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने हमारे ये बाबा महात्मा हैं, लोग उनके पास जाते हैं, तो जैसे हम सोचते हैं हमें टिकट मिल जाएगा, नाते सोचता है महाराज जी से मिले तो हम मंत्री बन जाएंगे, कोई सोचता है बेटी की शादी हो जाएगी, कोई सोचता है नौकरी लग जाएगी। तो ये भी एक प्रकार की काउंसलिंग है। तो हमारे धर्माचार्यों को अपने व्याख्यान के दौरान लोगों को भी थोड़े इससे डिप्रेशन से निकालने का काम करना चाहिए। हुई वही जो राम रचे रखा। सर, ये संक्रमित बीमारियां जो हैं, खासतौर से कोविड जैसे आया ही था, तो इनको अब क्योंकि हम इतना सतर्क भी हो गए तो हैं, फिर भी समय से इनकी पहचान हो और इसको लेकर के कैसे प्रबंधन रहें, इस पर क्या गवर्नमेंट कर रही है? इसका JN-1 ऐसा प्रकाश में आया है, तो जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहाँ से विदेशी लोग आते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है ना। और अगर उनको आइसोलेशन में रखना है तो रखेंगे। अभी मास्क वगैरह लगाने की बात नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ डिटेक्ट केरल वगैरह में हुए हैं तो हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ है, ये स्टेट का विषय है। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। मैं तो मोदी जी का जो मॉडल था वो विश्व ने सराहा, WHO ने तारीफ की, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के प्रबंधन में आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड हम लोग बहुत अच्छा किया। मोदी जी ने मनोवैज्ञानिक थाली भी बजवाई, ताली भी बजवाई, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशंसा की है, अघोषित कर्फ्यू भी लगाया, भारत बंद भी किया और देश की जनता ने उनकी बात मानी। और हमारे मोदी मॉडल को WHO ने कहा कि ये बहुत अच्छा मॉडल था, वरना लोग हमारे बारे में राय अच्छी नहीं रखते थे। और वैक्सीन जिसकी उम्र 8-10 साल में होती है, वो मोदी जी के नेतृत्व में नॉलेज एक्सचेंज करके WHO के टच में रह के हमने 8-10 महीने में बनाई। और हमारी वैक्सीन को हमने केवल वसुंधैव कुटुंब सर्वे भवन सुखना के नाते दुनिया के 70-80 देशों को देने का भी काम किया है। आखिरी सवाल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 शब्द। हाँ, मोदी जी के लिए दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने आपको सड़कें गिनाई, स्कूल गिनाए, हमने शौचालय गिनाए, आवास गिनाए, आयुष्मान कार्ड बताए, उज्ज्वला की बताई, स्वनिधि योजना बताई, वो बताई। लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने वक्तव्य की कि मोदी जी जब कांग्रेस का देश की आज़ादी में यदि योगदान था, तो कृष्णा मेनन में जीप घोटाला हो गया था रक्षा में। और फिर मैं जब बड़ा हुआ तो बोफोर्स आया और बोफोर्स के तोप के गोलों ने कांग्रेस को नस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद आप देख रहे हो कि जब मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो 2G आया, कोयला आया, कॉमनवेल्थ आया। तो पनडुब्बी घोटाले में उनने पाताल कर दिया, अंतरिक्ष में 2G कर दिया, कोयला ज़मीन के नीचे कर दिया। तो रक्षा के सौदा में भी देखो, राफेल को खरीदने में कितना टाइम लगाया। तो
वर्षों बाद अगर गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था तो मोदी कार्यकाल वो देश के विकास का स्वर्ण युग है। और दूसरी बात है कि जीरो करप्शन, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के तर्ज पर 10 साल से अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ लुटियन जोन जो काजल की कोठरी है उसमें रह रहे हैं और काजल का एक दाग नहीं लगा है। ऐसा व्यक्ति कोई फ़कीर हो सकता है, क्योंकि नेता तो अपने को नहीं संभाल पाए। तो एक शेर उनको नज़र करता हूँ कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है, फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। इसीलिए तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। धन्यवाद सर, अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय देने के लिए, और पब्लिक एशिया की तरफ से आपको आने वाले 2024 चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।